एन के ऊपर बस डॉट आ जाती है, नुक्ता आ जाता है। तो एन में कोई नुक्ता नहीं है, गेन में ऊपर की तरफ में एक नुक्ता है। यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं। पहले गेन बता देता हूँ, गेन बता के फिर मैं एन पे आऊंगा। तो गेन में क्या होता है, गेन आपकी जो जीएच की साउंड देता है, घ की साउंड देता है। मतलब ग के बाद हल्की सी ह की साउंड आती है। मेनली जैसे हम इंग्लिश में जीएच लिखते हैं, सेम वही साउंड है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गालिब। अब कुछ लोग गालिब पढ़ लेते हैं, लेकिन वो गालिब नहीं है, वो गालिब है। तो ग के बाद वो हल्की सी ह की साउंड भी आती है, ग, गालिब। इस तरीके से गुलाम है। ठीक है, गुलाम, गालिब, ये सारे वर्ड्स इससे लिखे जाते हैं। आगे इसके एग्जाम्पल्स भी होंगे गेन के। बाकी मीनवाइल इन शॉर्ट बताया जाए तो गेन इज जी एच, घ की साउंड आएगी, जी एच की साउंड आएगी। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं एन की। और एन की बात करने से पहले मैं बता दूं, ये दोनों ही जो लेटर्स हैं, पूरा ग्रुप है, ये सिर्फ जो अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं ना, उनमें इस्तेमाल होते हैं। मतलब जो शब्द अरबी से आए हैं, फारसी में, और फारसी से उर्दू में, और वहां से हिंदी में। ठीक है। जिनका जन्म अरबी लैंग्वेज से हुआ है, वो वाले जो शब्द हैं, उन्हीं के अंदर, उन्हीं की स्पेलिंग के अंदर आपका एन और गेन का इस्तेमाल होता है। और मेनली उर्दू में आपके तीन आपको मिलेंगे, कि तीन आ, वे से वर्ड्स इंक्लूड हुए हैं। पहला अरबिक के वर्ड्स हैं। ठीक है। दूसरा आपके पर्शियन के या फारसी के वर्ड्स हैं। ठीक है, वोकैबलरी में। और तीसरा आपका जो लोकल यहाँ की भाषाएं थी, जैसे कि पंजाबी, मैथिली, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, ठीक है, हरियाणवी, यहाँ की जो लोकल जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी लोकल लैंग्वेजेस थी। अ, अब तो राजस्थान में मोस्टली हिंदी ही चलती है, बट उनकी कुछ कम्युनिटीज़ की अपनी छोटी छोटी लैंग्वेजेस अलग अलग पार्ट्स में हैं, राजपूताना लैंग्वेजेस। तो ये जितनी भी छोटी छोटी लैंग्वेजेस थी, इनको लोकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट लैंग्वेजेस आप कह सकते हो। इनके जो वर्ड्स थे वो, तो फारसी के वर्ड्स और लोकल जो इंडिया के इंडियन लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं, उनमें इन दोनों लेटर्स का यूज़ नहीं होता। इन दोनों लेटर्स का यूज़ सिर्फ जो अरबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं, जो अरबिक लैंग्वेज से आए हैं, उनमें इनका यूज़ होगा। और ये भी अगर देखा जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि फिर तो बहुत ही कुछ अरबिक लैंग्वेज के वर्ड में बता रहा हूँ तो बहुत ही कुछ अलग होंगे। इस्तेमाल वर्ड अरबिक है, आदत वर्ड अरबिक है, अकल वर्ड अरबिक है। तो ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो हम डेली वे में यूज़ करते हैं। अकल का भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल, आदत और इतर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अरबिक लैंग्वेज से ही कहीं ना कहीं आए हैं। क्योंकि वो 1800 साल पहले आए थे। तो अब जिस चीज़ को 800 साल से यूज़ किया जा रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं घर का ही हो जाता है। तो उसको आप फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि वो अरबिक लैंग्वेज का है या हिंदी लैंग्वेज का है, क्योंकि वो कॉमन हो चुका है, 1000 साल से यूज़ हो रहा है। ठीक है। बट यूज़ अरबिक ओरिजिन वाले में ही होंगे। अब जो एन है, एन स्पेशल इसलिए है क्योंकि एन की अपनी खुद की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज, वो साउंड नहीं है। एन की जो साउंड है वो सारी वोवल साउंड्स हैं। वोवल साउंड्स जो वर्णमाला होती है, आ, आपका अ आ इ ई उ ऊ, या ए ई आई ओ यू इंग्लिश में जो होता है, तो वो वोवल्स की साउंड्स ही आपको प्रोवाइड कराता है। और इस सारी वोवल्स की साउंड प्रोवाइड कराने की कैपेबिलिटी रखता है एन जो है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम उर्दू में देखें, हमारे पास कौन कौन से वोवल साउंड्स हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं जो वोवल साउंड्स देते हैं। पहले हमारे पास अलिफ है, अलिफ मद है। ठीक है। उसके बाद वाव है, बड़ी ये है, छोटी ये है, और बड़ी ये है।
ठीक है। अब शॉर्ट वॉवल्स जो होते हैं हमारे, जेर है, जबर है, पेश है। ठीक है, जेर जबर पेश, अलिफ, वाव, छोटी है बड़ी है, ये सारे हमारे जो हैं आप वॉवल्स कह सकते हो। अब ये जो साउंड्स देते हैं, ये सारी साउंड्स देने की कैपेबिलिटी एन रखता है। तो कहीं ना कहीं किसी वर्ड में ये आपको ई की साउंड देगा, किसी वर्ड में ये आपको अ की साउंड देगा, किसी वर्ड में ये आपको ऊ की साउंड देगा। और वो वर्ड स्पेसिफिकली अरबिक का होगा। और ऐसा नहीं है कि अरबिक के वर्ड्स में फिर ये यूज नहीं होते, ये भी यूज होते हैं। कुछ जगह पे आपको अलिफ यूज मिलेगा, कुछ जगह पे वाव यूज मिलेगा, कुछ जगह पे वाव और अलिफ की जगह पे एन यूज मिलेगा। तो हर वर्ड रैंडम है, हर वर्ड की स्पेलिंग रैंडम है। ठीक है। बट ध्यान इस चीज का रखना है कि एन आपको कौन कौन सी साउंड्स दे सकता है। अब अच्छी बात यह है कि एक कौन सी साउंड एन देगा, उसके लिए रूल्स अवेलेबल हैं। कि मान के चलो कि एन से एन के ऊपर जबर लगा है तो कौन सी साउंड आएगी, या एन के नीचे जेर लगा है तो कौन सी साउंड आएगी, या एन से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, उन दोनों लेटर्स को मिलाकर, पहले वाले लेटर को और एन को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें कौन सी साउंड आएगी। ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं, वो ध्यान में रखने हैं एन के लिए, ताकि वो आसान हो जाता है। फिर आप उनको देख के आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पे ये ऊ की साउंड दे रहा है, यहाँ पे ये ई की साउंड दे रहा है, और यहाँ पे ये अ की साउंड दे रहा है। तो वो आसानी हो जाती है। बाकी तो अब कौन सी वर्ड के अंदर इसका यूज है, कौन से वर्ड में एन आएगा, वो तो उस वर्ड को जानने के बाद ही पता लगेगा। मतलब वो उसी तरीके से हो गया कि आप सेब लिखना चाह रहे हो तो सेब आप सिन से लिखोगे, स्वाद से लिखोगे, या से लिखोगे, क्योंकि आपके पास स साउंड के लिए 3 लेटर अवेलेबल है। या कौन से वाले वर्ड के अंदर वाओ आपको व की साउंड देगा, ओ की साउंड देगा, या ऊ की साउंड देगा। तो ये जो अब ये कन्फ्यूजन्स जो होती हैं, जो से वाली हो गई कि से में 3 लेटर्स हैं, हे में भी आपके पास 2 या 3 हैं, और ते में भी आपके पास ते भी है और तोए भी है, तो कौन सा आएगा। तो इसी तरीके से अब एन के साथ भी है कि वहाँ पे आपका एन कौन से वर्ड में आएगा या नहीं आएगा, वो वर्ड को जानने के बाद पता लगेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी आपको करेक्ट स्पेलिंग अभी तक आपने बुक में कहीं पे वो वर्ड्स नहीं पढ़े होंगे, या कहीं न्यूज़पेपर में आपने नहीं पढ़े होंगे। तो उनकी आ, आपको करेक्ट स्पेलिंग का अंदाज़ा नहीं होगा कि उसमें एन आना चाहिए अलिफ की जगह, और आप उसको आप अलिफ से ही हो सकता है कि अभी तक लिख रहे हो। तो एज अ बिगिनर लेवल आप गलत स्पेलिंग में लिख रहे हो, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो साउंड सेम करते हैं वो चीज़ें। कि फॉर एग्जांपल आप आ, बाद लिखना चाहते हो, बे अलिफ और दाल, बाद हो गया। अब बे, एन और दाल भी बाद होता है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों बार्ड के अलग अलग मीनिंग है। इसका अलग मीनिंग है, इसका मतलब होता है एयर या गैस। ठीक है, हवा। और इस बाद का मतलब होता है कि आफ्टर, बाद में। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के ही ऐसे दो दो होंगे। कुछ जगह पे आपको ऐसा मिल सकता है, कुछ जगह पे हो सकता है कि सिर्फ एक वर्ड का एक ही मीनिंग होगा, बट वहाँ पे आप एन की जगह अलिफ लगा रहे हो या अलिफ की जगह एन लगा रहे हो, तो वो छोटी ये मिस्टेक्स कॉमन होती हैं उर्दू में बिगिनर लेवल पे। धीरे धीरे जैसे आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी स्टार्ट होगी, आप करेक्ट स्पेलिंग का यूज़ करना शुरू कर दोगे एक बारी। फॉर एग्जाम्पल आपको अब पता लग गया कि आफ्टर के लिए जो बाद लिखते हैं वो बे, एन और दाल करके लिखते हैं, अलिफ नहीं आता उसमें। तो आप, जिन लोगों को आज ये पता लगा या जिन लोगों को पहले से पता था, वो आगे से सही स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। जिन लोगों को अभी तक भी नहीं पता है, या जो अभी हमारी क्लास में नहीं है, वो कॉमन मिस्टेक ये कर सकते हैं कि उसकी जगह वो अलिफ लगा देंगे। बट
स्टार्टिंग में चलता है, तो इतना स्पेलिंग को लेके घबराना नहीं है, वो धीरे धीरे रीडिंग के साथ साथ परफेक्ट हो जाएगी। मेक मेक श्योर ये करना है कि आपको साउंड आपकी क्लियर हो, कि आपके यहाँ पे कुछ लिखा है 4 लेटर्स को जोड़ के, तो वहां पे उस वर्ड के अंदर वो लेटर कौन सी साउंड दे सकता है, और उन 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन बना करके आपको पढ़ने में क्या आ रहा है, उस चीज पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। आ, अब ए, यहाँ पे, हाँ जी, ए, हाँ। एक एक चीज पूछनी है मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने हमने एन का यूज किया, तो क्या इसके साथ जैसे हम जबर और जेर और पेश लगाते हैं अ ई उ में, और इसमें उसका यूज भी करेंगे अलिफ का इसके बाद, जब भी कोई वर्ड लिखेंगे? वो डिपेंड करेगा कि कौन सी स्पेलिंग में अलिफ आ रहा है एन के साथ, या कौन सी स्पेलिंग में नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब ये तो ये जैसे बात था, हमने इसमें इसमें नहीं आया, वो किसी हाँ, किसी में आएगा भी अलिफ? हाँ, किसी किसी में आएगा भी। वो तो डिपेंड करता है ना, वो तो स्पेलिंग में, वो तो अलिफ भी अपने आप में लेटर है, कहीं पे अलिफ की जरूरत पड़ेगी आएगा, कहीं पे नहीं पड़ेगी तो क्योंकि नहीं हम आएगा। वॉवल वॉवल की जगह एन का यूज कर रहे हैं, हाँ, हाँ, तो कहीं जगह पे फिर देखो, कहीं जगह पे कॉम्बिनेशन मैंने जैसा बताया, कॉम्बिनेशन के साथ भी एन का इस्तेमाल होगा, अकेले भी होगा, अलग अलग तरीके से होगा। अभी हम वो सारे तरीके अभी हम देखेंगे। अच्छा, ठीक। ठीक है। थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू। अब एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं, लास्ट टाइम मैंने किया भी था। पहले हाँ, लिखना भी देख लें। ये लिखने वाला बाद में बताऊं मैं आपको, पहले साउंड्स पे ही फोकस करते हैं, फिर देखेंगे कि एन को लिखते कैसे हैं। अभी साउंड पे पहले फोकस कर लेते हैं, उसकी बात हो रही है तो अब सबसे पहले अगर आप देखें, अगर एन के ऊपर जबर लगा हुआ है, अब यहाँ जबर जेर पेश की ना, एन के साथ स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि कई जगह पे हम कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना लगाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोशिश करो एन के साथ अगर आ रहा है तो लगा ही लेना। सर ये रिवाइज करा रहे हो आप? ये वैसे करवा दिया था ना आपने? जी, 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 कुछ लोगों की शायद, कुछ लोग आए नहीं थे लास्ट क्लास में, अच्छा। तो मैंने रिवीजन स्टार्ट करा दी थी, कुछ लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे थे, तो इस वजह से पूरा ही जो पिछले हफ्ते एन के बारे में बताया था मैंने रिवाइज करा दिया है। अभी ये वाला पार्ट थोड़ा एक्सेलरेट करके जल्दी कंप्लीट करते हैं, फिर जो हमारा दूसरा पार्ट हमने करना था वो भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक। तो जबर अगर आ रहा है एन के ऊपर, तो आपकी साउंड वो देगा अ की, छोटे अ की, जो कि अलिफ साउंड देता है शुरुआत में। ठीक है। तो छोटे अ की साउंड आएगी जब एन के ऊपर आपका जबर होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अर्श, अर्श का मतलब होता है आसमान, कहते हैं ना अर्श से फर्श तक, फर्श हो गया जमीन और अर्श हो गया आसमान। तो जबर आ रहा है एन के ऊपर, तो अ की साउंड आनी है। अब यहाँ पे एन है, रे है और शिन है, अलिफ का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो एन ही आपको अ की साउंड दे रहा है। अब दूसरा, अब यहाँ पे भी हाँ यही है। अब असअद, अब्बास, शुजाअत। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि जब अगर एन बीच में आ रहा है, अब यहाँ पे अलिफ के ऊपर जबर है अ, फिर सिन है, फिर एन के ऊपर जबर है और फिर दाल है, तो अब यहाँ पे जब बीच में एन आएगा, तो हम उसको असद करके नहीं पढ़ेंगे, बीच में थोड़ा सा पोज देते हैं, इट विल बी असद। तो जब एन बीच में आए तो मेक श्योर करना उसको पूरा प्रोनाउंसिएशन मिले, ढंग से उसको पोज देके प्रोनाउंस किया जाए। तो असअद, कि वो अद अद प्रोनाउंस होना चाहिए, एन और दाल अद प्रोनाउंस होगा। कॉन्टिन्यूएशन में जब भी हम कोई वर्ड पढ़ते हैं तो बीच वाले जो लेटर्स होते हैं ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन डाउन हो जाती है, असद हो जाता है। असद में अब अ स और द की साउंड आ रही है, बीच वाले अ की मिक्स हो गई। यहाँ पे ये असअद है,
तो आपके पास अ स के बाद अस के बाद अद को थोड़ा सा पॉज दे के पढ़ना है, ताकि एन की साउंड भी ढंग से सुनाई दे, ढंग से वो प्रोनाउंस हो। इस वजह से एन बीच में जब भी आए तो उस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी असअद लिखा हुआ है तो असअद करके पढ़ना है। अब अब्बास में शुरुआत में आया है तो इट्स नॉर्मल, अब्बास, बे के ऊपर तशदीद है, डबल हो गया, और उसके बाद अलिफ है, फिर सिन है। अब यहाँ पे देखें एन भी आ रहा है, अलिफ भी आ रहा है, दोनों ही एग्जाम्पल्स में। तो एन का रोल अपना रोल है लेटर का, और अलिफ का अपना है। अब यहाँ पे ऊपर वाले में असअद में एक अ की साउंड अलिफ से आई, दूसरे अ की साउंड एन से आई। ठीक है, वो स्पेलिंग का मैटर है कि आपको यहाँ पे इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे अलिफ की जगह एन कर दोगे और एन की जगह अलिफ कर दोगे तो गलत हो जाएगा, वो मत करना। और वैसे भी बीच में अगर अलिफ लिखोगे तो वो आ की साउंड देगा, अ की नहीं देगा। अब अब्बास में भी एन है, फिर अलिफ है। अब यहाँ पे अब्बास, वो आ की साउंड अलिफ से आ गई। शुरुआत में अ की साउंड एन, और एन के ऊपर जबर से आ गई। यहाँ पे शुजाअत है, शुजाअत में भी है कि शुजा, शिन के ऊपर पेश, शु, जिम और अलिफ, शुजा। शुजा के बाद अत अलग से आ रहा है, जैसे ऊपर असअद में वो अद था, अलग आ रहा था, इसमें यहाँ पे अलिफ के बाद अद। अब यहाँ पे ज्यादा ये सेंस बनाता है कि आपको पॉज देके इसलिए भी पढ़ना है कि अलिफ के बाद तो आ की साउंड आ गई, आ के बाद आप अ की साउंड को अलग से प्रोनाउंस करोगे, यहाँ पे उसको माइन्यूट नहीं करोगे। शुजात नहीं है ये, शुजाअत है। शुजा के बाद आपको थोड़ा सा रुकना ही पड़ेगा अत बोलने के लिए, शुजाअत, नॉट शुजात। आप कॉन्टिन्यूएशन में नहीं इसको प्रोनाउंस कर सकते। तो इस वजह से कभी बीच में एन आए तो थोड़ा सा पॉज दे के उसको स्पेसिफिकली प्रोनाउंस करना है। अगर ऊपर जबर लगा है तो अ की साउंड ये देगा। अगर हम इसको सीधा शुजात पढ़ते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग नहीं चेंज होगा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी, अच्छा। बोलने में गलत हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ठीक, हाँ जी। शुजात का कोई मतलब नहीं होता, शुजाअत का मतलब होता है। बाकी बहुत लोग शुजात शुजात भी बोलते होंगे, और बहुत लोग जमीन को जमीन बोल देते हैं, तो वो मतलब तो नहीं चेंज हुआ ना, है तो जमीन ही, लेकिन वो ज की जगह ज लगा देते हैं। जिंदगी को लोग जिंदगी बोल देते हैं, ज से नहीं होता, वो ज से होता है। तो वो ज ज वाली गलती लोग करते हैं। वैसे ही शुजाअत वाली और शुजात वाली गलतियां भी लोग करते होंगे, बहुत सारे करते होंगे, लेकिन क्योंकि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है, अगर किसी लैंग्वेज को आप सीख रहे हो तो आप फॉर्मली उस चीज को आगे लेके जाओ, कि जो चीज सही है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट मैनर में होनी चाहिए, उस मैनर में आप करें, ना कि जो कि नॉर्मल रोजमर्रा के लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमनर्स होंगे जो जिनकी लैंग्वेज उर्दू ही है या पर्शियन ही है, वो गलतियां भी करते हैं। नेटिव लोग जल्दी जल्दी में ऐसा शुजात भी बोल देते होंगे, अगला बंदा समझ भी जाता होगा, लेकिन बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में उस चीज को गलती माना जाएगा। हम्म। बहुत लोग बेइज्जती बोल देते हैं, बेइज्जती हो गई, बेइज्जती का वर्ड हाँ, नहीं है, बेइज्जती, हाँ जी। बेइज्जती है। तो बे के बाद हम्म। वो इज्जती अलग से प्रोनाउंस करना है, बीच में पोज आता है, हम नहीं हम्म। लगाते पोज, लोग बेइज्जती हम्म। बेइज्जती करके बोल देते हैं। तो तो वो शुजात का, डिस्टॉर्टेड, हाँ वो शुजा, डिस्टॉर्टेड। हाँ शुजात जी। का मतलब शायद नॉलेज होता है, वो चेक अच्छा। करना पड़ेगा आप, क्लास के बाद इसको डिक्शनरी में चेक कर लेना। मेरे ठीक। हिसाब से मेरे को अभी याद आ रहा है, शायद नॉलेज ही होता है। हाँ जी, ठीक। सर, एन का कोई भी रूप बीच में आ जाए तब पोज देना है? नहीं, शायद इस चीज को अभी फिलहाल इसके लिए रखो आप, एन के ऊपर जबर है और अ की साउंड दे रहा है तो देना है। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे, अब एन के बाद अगर अलिफ आता है, मतलब पहले एन आया और एन के बाद तुरंत बाद अलिफ आ रहा है, तब वहां पे आ की साउंड आएगी।
दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आदत, आदत में एन है, अलिफ है, दाल है और ते है। अब यहाँ पे अलिफ मद भी आ सकता था आ साउंड के लिए, और फिर दाल और ते करके लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने एन लगाया, एन के बाद अलिफ लगाया, फिर दाल लगाया और फिर ते लगाया। और अब इस तरीके से भी देखा अगर जाए तो क्योंकि एन सेकंड पोजीशन पे है, बीच में है, मीडियल में है, तो एन जब भी मीडियल में होता है तो साउंड देता है आ की। तो एन ही आ की साउंड दे रहा है, और फिर दाल आ रहा है और फिर ते आ रहा है। तो आदत उससे पढ़ा गया। अब यहाँ पे आ, अलिफ, हाँ सॉरी, अलिफ ही आपको आ की साउंड दे रहा है, फिर दाल और ते। एन यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में, वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि साइलेंट लेटर की तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि एन यहाँ पे एज अ फर्स्ट लेटर है। इसी वजह से अलिफ आपको आ की साउंड दे रहा है, नहीं तो बिना मद के अलिफ आपको सिर्फ अ की साउंड देता। और इसको अलिफ दाल और ते अगर आप खाली लिखोगे तो वो अदत होगा, आदत नहीं होगा। तो एन लगाने की वजह से ही अलिफ उसको अलिफ मीडियल हो गया, तो वो आ की साउंड दे पा रहा है, तो हम वो अलिफ आदत नहीं यूज कर सकते? है। यूज तो आप कर सकते हो, स्पेलिंग गलत हो जाएगी ना। अच्छा। आप इंग्लिश में के ए टी कैट लिख सकते हो, लेकिन उसकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। उसकी करेक्ट स्पेलिंग तो सी ए टी कैट है ना, वही मैटर है। ठीक है नीलू जी? जी सर। जी। तो आ, आदत। अब दूसरा अगर हम देखें एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर अलिफ पहले आ रहा है और उसके बाद एन आ रहा है, तब भी दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको आ की साउंड मिलेगी। तो कभी भी मान के चलो एन अलिफ या अलिफ एन, वाइस वर्सा, कि मतलब दोनों ही लेटर्स एक साथ अगर आ रहे हैं, आगे पीछे भी आ रहे हैं, आपको दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आ में आ की मात्रा डबल ए की साउंड मिलेगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आसाब, अलिफ एन आ, फिर उसके बाद स्वाद अलिफ सा और फिर बे, आसाब। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर एन के ऊपर जबर नहीं है, बिना जबर के खाली एन बीच में आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बाद, तो वो आपको डबल ए की साउंड देगा। अगर यहाँ पे मैं जबर लगा देता तो वो हो जाता बद या बद। लेकिन बहुत। यहाँ पे हाँ बद या बद, लेकिन यहाँ पे ये बाद है, बीच में जबर नहीं है। ठीक है? तो बे, एन और दाल हो गया बाद। इसी तरीके से बे, एन और ज्वाद, ये हो गया बाज। ये इस बाज का मतलब है सम या फ्यू, कुछ। एक बाज होता है परिंदा, वो उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये वाला जो बाज है इसका मतलब होता है कुछ। अब यहाँ पे अगर एन के नीचे जेर है तो छोटी ई की साउंड देगा। तरीके से देखा जाए तो एन के ऊपर जबर था तो अ की साउंड थी, एन के नीचे जेर है तो ई की साउंड है। वही जो कि एन जो जबर और जेर जो साउंड्स देते हैं वही साउंड्स आ रही हैं, लेकिन एन साथ में आ रहा है, तो ये आप कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे इत्र, अब एन के नीचे जेर है, फिर ते है, ते के ऊपर जज्म है, रे है। इत्र, इत्र का मतलब होता है परफ्यूम। अपने आप में इत्र का मतलब ही अरबी लैंग्वेज में परफ्यूम होता है। कॉमनली अब हम इत्र और परफ्यूम को अलग अलग काउंट करते हैं, कि जो स्प्रे वाला है उसको परफ्यूम कहते हैं, और जो खाली वो ऑयल होता है उसको हम इतर या अतर बोलते हैं। हालांकि जो भी खुशबू वाली चीज है जो कि आप बॉडी पे लगा सकते हो उसको इत्र बोलते हैं।
अरबी में। एक बारी बाज वाला फिर से बता दोगे? अभी आपने बाज बताया था। बे के बाद अगर एन है और दाल है, बाद हो गया। ऊपर जबर नहीं है, वो डबल ए की साउंड देगा। हम्म, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब इस तरीके से इसरत है, इशरत है। एन के बाद नीचे जेर, शिन, रे और ते, इशरत। इसी तरीके से इबादत है। इबादत में एन, नीचे जेर, बे, अलिफ, दाल और ते। इबादत वर्ड का आपको मतलब पता होगा, इबादत करना, प्रे करना। अब अगर एन के बाद आपका छोटी ये आ रहा है, मतलब एन और छोटी ये का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आपको बड़ी ई की साउंड मिलेगी। हालांकि देखा जाए तो छोटी ये अपने आप में ही बड़ी ई की साउंड देने के लिए कैपेबल है, बट ये विद कॉम्बिनेशन भी अगर आते हैं तब भी हमें बड़ी ई की साउंड मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे रुबाई, ईद। अभी ईद में आपका एन है, एन के बाद बीच में छोटी ये के दो नुक्ते लगे हुए हैं, फिर दाल है, तो इट्स ईद। क्योंकि इस पूरे कॉम्बिनेशन को पहले दो लेटर्स के आप ई पढ़ोगे, और फिर दाल पे तो खत्म ही हो रहा है, तो ईद। जो ईद का त्यौहार होता है, वो इस तरीके से उसकी एक करेक्ट स्पेलिंग है। अब ईसवी, ईसवी मतलब जो ईसा मसीह के बाद का समय जो होता है, कि उसको ईसवी बोलते हैं, आफ्टर क्राइस्ट। तो ये भी ऐसे ही है, एन है, एन के बाद आपका छोटी ये है, फिर सिन है, फिर वाव है, और फिर छोटी ये है, ईसवी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी? सर ईसवी एक बार बता दीजिए। एन है, एन के बाद छोटी ये है, सिन है, वाव है, और छोटी ये है, ईसवी। जी सर। अब एन के ऊपर अगर पेश आता है तो वो छोटे ऊ की साउंड देगा, जो साउंड आपको पेच से आती है। अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एन एक साइलेंट कंपेनियन बन के चल रहा है साथ में। साउंड्स तो आपको वो साथ वाले लेटर्स भी दे ही रहे हैं, तो उन लेटर्स के साथ ही जो साउंड आती है, वही एन के साथ कॉम्बिनेशन बना करके फिर वो वाली साउंड आपको मिल जाती है वर्ड में। बट एन का यूज इसलिए होता है क्योंकि ओरिजिनली अरबिक के वर्ड्स में एन के साथ ही वो वर्ड्स लिखे जाते थे। तो जैसे हमने वर्ड्स अडॉप्ट किए, हमने उनकी करेक्ट जो स्पेलिंग थी वो भी अडॉप्ट कर ली, फिर वो लेटर्स भी अडॉप्ट कर लिए फारसी में, और फिर फारसी से उर्दू में एन वाले। हालांकि फारसी के और कोई वर्ड्स में वो स्पेलिंग्स में एन और गेन नहीं आते, तो वो सेपरेट ही हैं, और लोकल लैंग्वेज में भी नहीं आते। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी। तो अब जैसे पेश है, ऊपर एन आ रहा है, एन के ऊपर पेश है, रे है, और सिन है, ये बना उर्स। उर्स का मतलब अभी मेरे को याद नहीं है, तो आप चेक कर लेना बाद में। और उसी तरीके से डेथ होता है इसका मतलब उसका। क्या चीज? इसका मीनिंग होता है ना कि जब कोई महान लोग डेथ होती तो उनको उर्स बोलते थे शायद। अजमेर में होता है उर्स मेला होता है समथिंग। अच्छा। नहीं, वो दसवीं में आया था जब फिर डेथ होती ना किसी बड़े संत महात्मा की, तो वो उसको फिर उर्स बोलते थे, डेथ नहीं बोलते, उर्स हो गया तो ऐसा बोलते थे। एक्चुअली उर्स खुशी के लिए माना जाता है, क्योंकि महापुरुषों का हम मनाते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं वो अपने क्योंकि घर वापस चले गए ना, तो जी खुशी जी मनाते हैं, दुख नहीं मनाते जी, उनका। इसीलिए उर्स कहा जाता है। वैसे ये उर्स वैसे खुशी के उपलक्ष्य में बोला जाता है।
सही है, बढ़िया। उर्स जन्मदिन के लिए बोला जाता होगा। जन्मदिन या कुछ मतलब अच्छी ओकेजन हाँ, के लिए। जन्मदिन के लिए मनाया जाता है, ये उनका जी। हो रहा है। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। मतलब ये चीज मुझे नहीं हम्म। पता थी, आप लोगों को पता थी। तो सही है। महाराज जी यार, से, महाराज जी के सत्संगों में आता है दर्शन सिंह जी हाँ, महाराज जी। किसी सही भी है। मुबारक दिन को उर्स कहते हैं, जी जी जी, बहुत बड़ों बढ़िया। के लिए। हाँ जी। हाँ, अब आपको ये पता लग गया होगा कि उर्स वर्ड अरबी का है, और जितने भी हम ये वर्ड देख रहे हैं ना एन वाले, उनका ओरिजिन अरबिक ही है। तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एन से लिखा हुआ है, तो हाँ ये अरबिक से आया। तो उनसूर आपका एन, एन के ऊपर पेश, फिर नून, फिर स्वाद, और फिर रे, उनसूर। इसका भी मीनिंग आपको शायद पता होगा किसी को, या आप देख लेना रेखता पे। ये नहीं पता। कोई बात नहीं, रेखता देख लेना बाद आप में। सर एक बार ये उन फिर सू इसमें सब फिर पेश नहीं लगाया हमने सूर पे, उन सूर। कहाँ नहीं लगा है, ये पेश ही तो है। नहीं, उन पे तो लगाया है, सूर पे। हाँ, वहाँ नहीं लगा, वो सेल्फ इम्प्लाइड है, जी। कहीं जगह सर ये नहीं भी सू लगता। हाँ। बनाना। यहाँ पे एक्चुअली मेन एग्जाम्पल एन के लिए दिया गया है, तो एन पे जरूर उन्होंने लगा दिया, लेकिन हाँ हाँ, स्वाद पे एन से पे हटा लगाना के। जरूरी है, नहीं तो इसका मीनिंग हाँ बदल जाएगा। हाँ, उसको इंसूर आप भी हो उसको सकता उसको आप है, उसको आप अंसूर अंसूर भी हो सकता है। हाँ जी हाँ, जी जी, वही। इसलिए ठीक है। अब नेक्स्ट, एन जब वाव के साथ आता है, मतलब एन के बाद अगर वाव आएगा तो बड़े ऊ की साउंड आएगी। वाव अपने आप में ही बड़े ऊ की साउंड देने के लिए कैपेबल है, बट एन साथ में जरूर आता है, मतलब अरबी के वर्ड्स में जहाँ जिस स्पेलिंग में आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऊद, अब एन है, वाव है, और उसके बाद दाल है, ऊद। ऊद आपका पेड़ होता है, या पेड़ की छाल को किसी स्पेसिफिक आप ऊद बोलते हो, और उससे ना परफ्यूम बनता है। ऊद के परफ्यूम आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं। तो ये भी आपका अरेबिक है सर, ये भी अरेबिक है। अरेबिक है। बाकी ऊद हाँ। आपको मिडल ईस्ट में भी मिलता है, मिडल ईस्टर्न हाँ ऊद जी होता हाँ। है, कंबोडिया में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है। ये किसी अलग अलग, पर्टिकुलर पेड़ का नाम है या मतलब जी जी ट्री को जी, बोलते हैं हम परफ्यूम किसी? पेड़ को परफ्यूम। नहीं नहीं, पर्टिकुलर पेड़ का नाम है, उस पर्टिकुलर पेड़ की छाल को निकाल करके, और अच्छा। उसके साथ कुछ केमिकल्स को ऐड ऑन करके, और कैसे कैसे करके प्रोसेस का मेरे को आइडिया नहीं है, बट हम्म। परफ्यूम निकलता है, फिर उसमें से खुशबू निकालते हैं। ठीक। थैंक बड़ी यू। ही मतलब महंगा इसका परफ्यूम मिलता है, इत्र एक्सपेंसिव हाँ, होता है निकालते हैं बहुत सर, ही। हैं? इत्र और निकालते हैं इसमें से। हाँ, इत्र इसे निकालते हैं हम, सर ये बहुत एक्सपेंसिव स्ट्रांग होता है होता है, बहुत स्ट्रांग बहुत। परफ्यूम होता है ये। ऊद ज्यादातर शुरुआत में सिर्फ इस्तेमाल होता था मक्का मदीना के अंदर, मक्का के अंदर जो काबा शरीफ है, और काबा शरीफ पे ऊद की बोतल चढ़ती है, सर डेली दरगाह, चढ़ाते हैं एक सर बोतल। सभी सभी दरगाह में होती है ये। हाँ, बाकी काबा शरीफ में वो स्पेसिफिकली एकदम प्योर ऊद, बड़ा महंगे वाला ऊद ला करके, और वो डेली एक बोतल उसको वहां पे वो चढ़ाते हैं, उनका पूरा एक तरीका होता है करने का। सर अब जिन वैसे तो लोगों अब, को आदत नहीं होती वो, ये इतना स्ट्रांग होता है कि कोई पास से गुजर जाए तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ वो सिर पकड़ता है ऊद। अब हाँ चलो, कोई मिडिल ईस्ट जाएगा तो वहां से प्लीज ले आना। बाकी अब शूर पे आते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग से तो सिर दर्द हो जाएगी ना, फिर नहीं लाएंगे। जी। हाँ, मजाक कर रहा था, कोई नहीं। अब शूर नेक्स्ट आप देखेंगे, शिन है, शिन के बाद आपका एन है, वाव है, और रे है, शूर। सर अब इसका नॉलेज यहाँ लिखा पे हुआ भी है थोड़े, आपने? हाँ जी। इसका मतलब नॉलेज लिखा हुआ है आपने? शुरू आदत का भी वो बताया था कि आदत नहीं, आदत का तो मतलब हैबिट होती है ना। नहीं नहीं, मैंने शुजाअत का भी नॉलेज बताया था आपने। शुजाअत का, मैंने कहा था शायद नॉलेज होगा। अब शूर का नॉलेज होता है, शुजाअत का कुछ और होगा। ठीक सर, शुजाअत का देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ,
शुजाअत का मतलब होता है ब्रेवरी, वैलर, दिलेरी और मर्दानगी को, वीरता को, शौर्य को, बहादुरी को शुजाअत कहते हैं। शुजात। सर, हाँ, औरंगजेब के चौथे बेटे का नाम शुजात था। शुजा था, शुजा। शुजा। हाँ, हो सकता है पूरा नाम शुजाअत हो। हाँ जी सर, औरंगजेब के नहीं, ब्रेवरी। जहाँ तो फिर वो उसके। ब्रेव हो गया ना, शूजा का नहीं मतलब, सर, हाँ, अगर अरे शूजा नाम है तो। औरंगजेब अरे के चार बेटे दारा थे ना जी। दारा शुजा औरंगजेब के भाई नहीं नहीं, थे ना। आपका शुजा औरंगजेब के था। पापा के 4 बेटे थे। शाहजहां। हाँ, दारा हाँ। था, शुजा था, हाँ। और औरंगजेब, दारा शिकोह, हाँ। और चौथा दारा शिकोह, शिकोह। औरंगजेब था। हाँ। शाह शुजा। एक और, औरंगजेब। एक और का नाम नहीं पता। कोई बात नहीं, चलो बाद में म, देते हैं। हम्म, हाँ। तो हाँ, शूर का मतलब यहाँ पे नॉलेज है। क्या क्या और प्रोनाउंस करेंगे सर इसको? शूर। शूर, शूर। शूर। अब यहाँ पे आप इसको मेरे ख्याल शिन के ऊपर पेश आ रहा है। शिन के ऊपर जो पेश है उसको शू, और फिर एन, वाव और रे को ऊर, तो शूर। थोड़ा इसको सा, थोड़ा सा गैप शूरवीर आया। से तो नहीं रिलेट कर सकते ना, शूरवीर अलग है। नहीं नहीं, नहीं शूर का नहीं, मतलब तो नॉलेज हो गया ना, वो अलग है। शुजाअत। इसको शऊर नहीं है, यानी कि इसको नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ा तरीका नहीं है, सलीका नहीं है ना। देखिए, शूरवीर तो अलग चीज हो गई, शूरवीर को मत इंक्लूड करो, शूर, वो शायद शूरवीर शूर होता है। लोकल लैंग्वेज का वर्ड है वैसे भी। पूरा नहीं है। हाँ। शूर। हाँ, ये शूर मीन्स नॉलेज। अब यहाँ पे अलिफ है, अलिफ के नीचे जेर है। तो नॉर्मली अलिफ के नीचे जेर होता है तो ई की साउंड आती है। लेकिन अलिफ के ऊपर नीचे जेर और उसके बाद एन अगर आ रहा है तो ए की साउंड आएगी। जो बड़ी ए में ए की साउंड आती है ना, बड़ी ए आपको ए और ए की साउंड देता है, तो ये ए वाली साउंड बड़ी ए वाली साउंड है। ठीक है। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन के ऐनक साथ। वाली, ऐनक वाली, जी जी। बड़ी है। हाँ, बड़ी ए, जो जय जय में है लिखते हैं, बड़ी ए वाली। हम्म। बड़ी ए की जो साउंड, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से आती है। अगर अलिफ है, अलिफ के नीचे जेर है और उसके बाद एन है, तो आपको साउंड मिलेगी ए की। बड़ी है, बड़ी। एग्जाम्पल के तौर पे एजाज। अब यहाँ पे एन के नीचे जेर, अलिफ के नीचे जेर है, फिर एन है, फिर जिम है, अलिफ है, और आपका जे है, एजाज। इसी तरीके से अब यहाँ पे अलिफ की जगह पे कोई कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, मतलब अलिफ रिप्लेसेबल है, कि अलिफ की जगह पे कुछ और भी लेटर हो सकता है, उसके नीचे जेर होगा और उसके बाद एन आएगा। सेकंड एग्जांपल दे रखा है, शेर। अब शिन है, अब यहाँ अलिफ हट गया, अलिफ की जगह पे शिन आ गया। शिन के नीचे जेर है और उसके बाद एन आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन हो गया 3 का, कि अलिफ नहीं है, अलिफ की जगह दूसरा लेटर रिप्लेस हो सकता है, लेकिन उस लेटर के नीचे जेर होगा और फिर उससे अगला लेटर एन होगा, तो आपको तब भी ए की साउंड आएगी, जो कि शेर में आती है। शेर आपका पोइट्री वाला शेर, ये जंगल वाला शेर नहीं है। जंगल वाला शेर आपका नॉर्मली लिखते हैं शिन के नीचे, शिन के बाद आपका नीचे 2 नुक्ते, बड़ी ए के लिए और फिर रे। वो वाला जो शेर होता है, उसको आप शीर भी बोल सकते हो, शेर भी बोल सकते हो, वो जंगल वाला शेर होता है। ये जेर ये किसके वाला जो नीचे है शेर है, सर? ये पोइट्री वाला शेर है। ये जेर किसके नीचे है? जेर शिन के नीचे है, अच्छा, थोड़ा डिस्प्लेस है। डिस्प्लेस है। बेसिकली जो मुद्दा ये है कि ये जो चीज कॉम्बिनेशन दिखाई है, इसमें एन से पहले वाले लेटर के नीचे जेर होगा। एन के नीचे जेर होगा तो फिर तो वो जो एन के नीचे जेर हम अभी कर ही चुके हैं कि ई की साउंड आएगी। ये एन से पहले वाले लेटर के नीचे जेर है, वो अलिफ भी हो सकता है, वो कोई दूसरा लेटर भी हो सकता है, और उसके बाद एन है, तो आपको वो ए की साउंड मिलेगी वहां पे। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल एजाज है, दूसरा एग्जाम्पल शेर है। तो सर, शिन। ये शेर के नीचे ये जो जेर लगाई है, ये जरूरी होती है जब हम वर्ड लिखते हैं अपनी कॉन्टिन्यूटी में? हाँ जी,
जब भी आप एन से रिलेटेड वर्ड लिख रहे हो जिसमें एन आना है, कोशिश करो आप जहां भी जेर जबर पेश की जरूरत है वहां लगा दो। अच्छा। क्योंकि वो ये जो हम रूल्स कर रहे हैं, ये रूल्स में इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि नहीं जी। होगा तो जिनको नॉलेज है, होता ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, जरूरी नहीं है कि शेर के नीचे जेर लगाओगे तो जरूरी नहीं है, आप हटा भी दोगे तब भी शेर ही पढ़ा जाएगा। जिसको नॉलेज है, जो एडवांस लेवल का बंदा है, जो उर्दू को करता आ रहा है, सालों से सीखता आ रहा है, पढ़ता आ रहा है, उसके लिए तो नॉर्मल चीज़ है। वहां जबर जेर पेश उसको नहीं मतलब पड़ेगा। जो नया स्टूडेंट है, मान के चलो कि आप भी स्टूडेंट हो, अगला बंदा भी, आप जिसको भेज रहे हो वो भी स्टूडेंट है, आपने जेर नहीं लगाया, हो सकता है नया बंदा है सीख रहा है, उसको कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि अब एन मल्टीपल साउंड्स देता है, तो यहाँ कौन सी साउंड आनी चाहिए नहीं पता लगेगा, वो उसको शार भी पढ़ सकता है नए बंदे को। अगर मैंने यहाँ से जेर हटा दिया, शिन एन जी। और रे लिख दिया मैंने, मेरे को पता है शेर ऐसे लिखते हैं, मेरे जो हम्म। प्रोफेसर हैं उनको भी पता है, वो उस तरीके से वो उसको पढ़ लेंगे। हम्म। जो नया स्टूडेंट है वो तो उसको शार भी पढ़ सकता है कि भाई एन आ रहा है बीच में, तो बीच में एन आता है तो आ की साउंड देता है बिना जेर जबर पेश के, तो वो उसको शिन एन और रे से शार पढ़ देगा फिर। तो हम्म। बेटर है कि आप लगा दो। तो सर वही मतलब अगर हमें वर्ड पता हो तो बस हम दोबारा उसकी गलती नहीं करेंगे, है ना? हाँ यही वही हो चीज, गया। हाँ। वही चीज है, बट स्टार्टिंग में लगा देना बेटर रहता है। जी जी, ठीक है, और थैंक यू। मोस्ट प्रोबेबली एन के साथ तो जरूरी है कि लगा ही दो। एन के हाँ साथ जी, आप हाँ। मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करो उसको कि आ, आप लगा दो, बेटर है। अच्छा, ओके, ठीक। अब यहाँ पे बढ़िया, एन के तो ऊपर यहाँ आ अगर गई। जबर, अब अगर एन के ऊपर जबर है, एन के ऊपर जबर होता है तो अ की साउंड आती है, हमने पढ़ा था। लेकिन उससे अगला लेटर अगर बड़ी ये आ रहा है, एन है, जबर है और फिर बड़ी ये है, तो आपको ए की साउंड मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे शुएब, अब यहाँ पे शिन है, शिन के ऊपर पेश है शु, एन है, एन के ऊपर जबर है, उसके बाद नीचे बड़ी ए के दो नुक्ते हैं और फिर बे पे खत्म हो रहा है। शुएब, शुएब मतलब सही रास्ता दिखाने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे शुएब वर्ड वो मुस्लिम्स में नाम भी होता है। शुएब अख्तर और शुएब मलिक, ये दो पाकिस्तान के प्लेयर्स वो भी तो हैं। शोएब बोला जाता है, शोएब, वही वाला ही है। करेक्ट, हाँ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुएब है। सेम ही है, कुछ लोग शोएब भी बोल देते हैं, तो वो हम्म। डिस्टोर्ट होके शोएब हो जाता है। वैसे शुएब सही प्रोनाउंसिएशन है, हम्म। मतलब जो सही रास्ता दिखाता है, गाइड आप कह लो एक तरीके से। आप इसको स्पिरिचुअल गाइड की तरह या स्पिरिचुअल मास्टर के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो। महाराज जी के लिए भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है कि महाराज जी भी सही रास्ता दिखाने वाले हैं। शोज राइट, राइट हाँ, वे। ठीक है, द वन हु शोज द राइट पाथ। अब आ जाते हैं अलिफ के ऊपर या अलिफ के अलावा। अब शायद यहाँ पे ओ है ना, हाँ, तो अगर अलिफ के ऊपर पेश है और फिर एन है, तो आपको ओ की साउंड मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहाँ पे अलिफ हटा दिया गया, अलिफ की जगह पे बे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अलिफ हटा दिया गया, अलिफ की जगह पे रे आ गया, कि अलिफ इज रिप्लेसेबल। तो मुद्दा यह है कि एन से पहले वाला लेटर, तो उसके लिए वहां पे उन्होंने एन अलिफ का एग्जाम्पल दिया। बट अलिफ हटा करके बे आया, बे के ऊपर पेश है और फिर एन है और फिर दाल है, ये बना बौद्ध। ओ की साउंड आई तो बौद्ध हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बे के ऊपर से पेश हटा देंगे, तो अभी हमने एक वर्ड किया था अभी एग्जाम्पल में, कोई बताएगा? बाद बाद। सर, बाद। 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 तो आफ्टर। हाँ। बाद और बौद्ध में फर्क ही यही है कि बाद में आप बे एन और दाल लिख रहे हो बिना कोई जबर जेर पेश के,
उसका मतलब हो जाता है आफ्टर। और बोध में आप बे के ऊपर पेश लगा रहे हो, उसी बाद में आप बे के ऊपर पेश लगा दोगे तो वो बोध हो जाएगा, और उसका मतलब हो जाएगा डिस्टेंस। दोनों का मतलब ही चेंज हो गया पेश लगाने और ना लगाने से। तो यहाँ इस वजह से लगाना जरूरी हो जाता है। तो सर हम इसमें ऊ की मात्रा नहीं, मतलब अगर हम ऊ लगेगा तो हम वो भी तो पढ़ सकते हैं फिर। हमें लगे जैसे कि ये तो नहीं ब के नहीं, ऊपर है तो हम वो। एग्जाम्पल दे रखा है ना कि आपको कॉम्बिनेशन बता अच्छा। रखा है कि अगर एन से पहले वाले लेटर के ऊपर पेश है तो आपने एन को ओ पढ़ना है। ओ ही पढ़ना है। ठीक है। अच्छा। जी जी। रूल बताया इसीलिए गया है कि आपको आसानी हो जाए, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए तो ये रूल बताए हैं। ठीक है। अब यहाँ सर पे एन के बाद वाव है तो वो ऊ हो गया, एन के और बाद अगर वाव है तो वो ऊ हो गया। ऊ हो गया, और पहले आया है तो, और पेश के साथ नहीं, पहले या एन से तो ओ हो जाएगा। एन से पहले अभी शायद आया नहीं, किसी वो एग्जाम्पल दिया ही नहीं हुआ तो नहीं, शायद नहीं अभी होगा। आपने यही बताया ना, अलिफ वो के पेश ऊपर है, जो वो पेश है पेश, एन। अच्छा अच्छा। हाँ जी। वाव थोड़ी है, ठीक। पेश है वो। हम्म, वो ठीक उससे पहले वाले लेटर के ऊपर पेश आएगा। है। ठीक। ठीक है। अब हम्म, नीचे एग्जाम्पल है रोब। रोब का मतलब होता है फियर, डर। कहते हैं ना कि उस इंसान का बहुत रोब है, तो वो रोब रुतबे को लोग समझ लेते हैं कि रुतबा है, उस इंसान का डर है। रोब का मतलब डर होता है, रुतबा नहीं होता। तो हम कई लोग यूज करते हैं रोब वर्ड को कि इसका तो रोब चलता है, उसका डर चलता है। तो रोब मीन्स डर। तो रे के बाद एन और बे, और रे के ऊपर पेश, रोब। अगर अब इसमें पेश हटा देंगे तो इसको हम राब भी पढ़ सकते हैं, हालांकि राब का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एक लास्ट, शायद हाँ ये लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट एक और पॉइंट है कि एन के ऊपर जबर, उसके बाद अगर वाव आ रहा है। एक तो हमने पढ़ा था कि एन के बाद अगर वाव आ रहा है नॉर्मली तो आपको वो ऊ की साउंड देगा, लेकिन एन के ऊपर जबर है और फिर वाव आ रहा है तो आपको ओ की साउंड देगा। ओ जो हम लिखते हैं औरत, औरत इसी तरीके से लिखा जाता है। औरत का मतलब होता है वुमेन। ठीक है। औरत वर्ड भी अरबिक लैंग्वेज से आया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? हाँ जी थोड़ा सा सर। अभी टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कहने को एक लेटर था लेकिन एक लेटर के बहुत सारे खंड थे, समझने में वक्त लगेगा इस चीज को। लेकिन मैं अभी आपके साथ ये एन की पूरी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, तो इसको आप रिवाइज भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। आज है मेरा पिक्चर। अब हमारे पास 10-15 मिनट हैं, तो एन आप के कुछ हम वर्ड्स देख लेते हैं। फॉर्मेशंस पे हम आ गए हैं। ध्यान इसमें अब इस चीज का रखना है कि कहाँ पे आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, जबर जेर पेश कहाँ लगा है, तो क्या साउंड आएगी, तो क्लियर हो जाएगा आपको। गौरव जी पहले वाला वर्ड बताइए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सर, आबद। हाँ, आबिद। अब ये बे के नीचे जेर आना था, इट्स आबिद। अच्छा। हाँ ठीक। मतलब आबद आप भी आपने ठीक पढ़ा, बट वो जेर सेल में इम्प्लाइड है यहाँ पे। ठीक है सर। तो यहाँ पे आबिद है। आबिद। नेक्स्ट चंद्रा जी आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है। सर इबादत। जी, वेल डन। अब यहाँ पे देखा जाए तो जेर मिसिंग था, लेकिन आपने नहीं एक था बार ही हाँ। पढ़ लिया हाँ तो पता लग गया।
ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाने के लिए भी कुछ एग्जांपल्स में से हटा देते हैं, बट हाँ, नेक्स्ट हाँ में दी हुई है सर उन्होंने नीचे जे हाँ, वर्ड में। लेकिन वो वर्ड अलग है। आप फूल हाँ, सिंह जी ये बताइए नेक्स्ट वाला वर्ड कौन सा है? इबादत। इबारत। इबारत का मतलब है, कॉमनली यूज होता है, और मेरे को अभी एग्जैक्ट मीनिंग प्रेयर। याद नहीं आ रहा। प्रेयर करना, इबादत करना, नहीं प्रार्थना नहीं, करना। इबारत से इबादत लिखा इबादत हुआ। तो अलग हो गया, ये थर्ड वाला सर इबारत है। इबारत मतलब लिखा हुआ, लिखा भारत, हाँ सर लिखा। हाँ, हाँ हाँ, हुआ जो होता है उसे इबारत इबारत बोलते लिखा हुआ। इबादत प्रेयर हो गई, हैं। प्रेयर। प्रेयर। हाँ, इबारत लिखा हुआ। देखा जाए दोनों में सिर्फ रे और दाल का ही डिफरेंस है। मैं पढ़ूं सर? हाँ जी, पढ़िए। इबरत। जी, इबरत। एक सेकंड, हाँ इबरत एकदम सही। मतलब जिस जिसका आपको जिस वर्ड का नाम मिले, जिसको पता हो वो बता सकता है, बाकी अगर किसी को भी ना पता हो तो आप फिर रेखता कर लेना क्लास के बाद। सर मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी। इसरत। इशरत। इशरत इशरत। इशरत। सिन इशरत। है। इशरत सिन, इशरत। हाँ इशरत। ईश्वर। ईश्वर। जी हाँ, परवीन जी आप बताइए। वीना जी आप बताइए। इताब। हाँ, किताब। इताब। इताब। जी जी, इताब। रीनू जी आप बताइए। रीनू जी। किरण मल्होत्रा जी। सुनीता अरोड़ा जी। सर र अद, अर अद, र। अरब। अच्छा नहीं, द अदरक, अदरक नहीं, अद अदरक नहीं है। अदद। 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 अद अद। अदद। पहला भी दाल है, मतलब सेकंड भी अदद। दाल है और अदद। थर्ड भी दाल है। ठीक है। अदद। अदद अदद। अदद। अदब। अद अद। अदब। अ द त अदद। अदब। अगला मैं पढ़ूं सर, अदावत। पढ़ दिया। जी बहुत अच्छा। अदावत। हाँ। एन है, एन के ऊपर जबर है, दाल है, अलिफ है, वाव है, और ते है। अदावत। अगला एकता जी, एकता बुद्धि राजा जी। हाँ जी सर। ये है र त, अरत। अदरक। वाह है। त नहीं है, त नहीं है। अरब, अरब। अरब, सॉरी। अरब। अरब अरब। अरब। हाँ, हम्म, अरब मतलब वही अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया को अरब बोलते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, बोलो। आ, सुखविंदर जी। सुखविंदर जी। राठौड़ जी आप बताइए। इमारत। सर नार। मैं, इज्जत है। हाँ जी, किसने बताया? सर मैं चंदा, इज्जत। जी चंद्रा जी, आप एक बार ही बता चुकी हैं, बाकी जब तक बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं बताया उनका उनकी बारी आने दीजिए। सॉरी बाकी सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं सॉरी बोलूं? कोई बात मैं नहीं। बोलूं? हाँ सुशील जी आप बताइए। हाँ ये तो इज्जत। शायद बता ही दिया इज्जत, उन्होंने। हाँ वो हाँ बता दिया इज्जत। था। अगला। इज्जत है। हाँ अगला वाला बताइए। ए, अज, हम्म, अजी, अजीज। अजीज। हम किसी करीबी को अजीज बोलते हैं। हाँ जी, अजीज। अजीज, अजीज। जी। कुमकुम जी। जी सर। जी आप बताइए। अ हाँ। ज हाँ हाँ। स्वाद है, ये स्वाद। जी, ज्वाद है। स्वाद स्वाद। जी। अर्ज। नहीं।
नीचे नीचे दो नुक्ते भी है ना ज्वाद से पहले। अरे अरी अरी अरीजा अरीजा। एन आएगा, रे आएगा, नीचे दो नुक्ते आपके छोटी ए के लिए, उसके बाद ज्वाद है ज के लिए, और फिर छोटी हे है। वो आपको ए की साउंड भी दे सकता है और आ की साउंड भी दे सकता है, तो इसको अरीजे या अरीजा दोनों पढ़ सकते हो। अरीजा हम्म, हाँ अरीजा ही है। बाकी अरीजा अरीजे भी पढ़ोगे तो भी ठीक है, अरीजे या अरीजा। ठीक है। निशान दुआ जी। बेला अरोड़ा जी। तो ये अजान अजान हाँ जी। हाँ बेला जी, क्या बताया आपने? हाँ जी नहीं पर हाँ जी। कौन सा बोतल पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है? ये वाला ये वाला। सर आरस। अरज। अर्ज अरज अर्ज 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 अरज भी कर पढ़ अर्ज सर। सकते हो, इसको अर्ज भी पढ़ सकते हो, अर्ज कहते हैं ना किया है अर्ज वही किया वाला है। अर्ज हाँ किया। तो ये, हाँ मेरी अरज है, ये भी हम कहते हैं ना कि मेरी अर्ज है या मेरी अरज है। तो अरज या अर्ज दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। अर्ज गुजारिश। प्रेयर अच्छा, प्रेयर वही, हाँ हाँ। अर्ज करना, अर्ज गुजारिश करना, गुजारिश के लिए। जी गुजारिश करना। गुजारिश। फरियाद। खुशबू लखवानी जी। औरत। अच्छा, हाँ सर ने हाँ, बोल दिया पढ़ ही औरत दिया आपने। किसने बताया? औरत औरत। अच्छा, सिंह जी ने बताया, हाँ लेकिन और सर इस पे एन के ऊपर वो तो है नहीं। औरत हाँ वो जो क्या नहीं है, बोलते हैं, है नहीं जबर। बस। होना चाहिए जबर था, तो वही ऊपर इबादत में भी नहीं था ना। बहुत हम्म जगह हो सकता है कि एज अ सेल्फ इम्प्लाइड करके वो उसको और आपको जबर बुक में जेर ना पेश मिले। कभी कभी नहीं भी लगा रहे ना। तो हाँ, ये बट आपको ध्यान रखना है उस चीज का। औरत का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए औरत है। हाँ वैसे ये औरत होता है ना, जी जो जी 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 आपने जी। बताया था एन के साथ अगर वाव आए। कई जगह बुक्स में आपको ऐसी कंफ्यूजन मिल सकती है, इस वजह से ही आपको तैयार कर रहे हैं उस बारे में। से तो आप वहाँ पे फिर जो ऊपर ट्राई कर सकते हो कि हाँ ये एन और वाव के साथ हम कौन कौन आयन सी मीनिंग आयन बना भाव है सकते ना हैं। साथ में। हाँ, और अब वो ऊपर जबर लगा करके तो पूरा हो रहा है कि वो ओ की साउंड रा, आएगी। रात आप उसको उरत का मतलब नहीं बनेगा, औरत का मतलब बनेगा। और तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होंगी, उन पॉसिबिलिटीज में से जो बेस्ट होगा वो आप चूज करके उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। पर हो सकता है तो ये उसी चीज जबर का जो है ना, ध्यान रखें। ये एन वाला इधर खिसक गया है, रै पे आ गया है। नहीं नहीं, रे पे तो अलग से ही है। अच्छा रे पे तो है, वहां पे लगा रखा है, इतना ज्यादा नहीं खिसकता। खिसकता तो जरा सा ही खिसकता अगर वो बाय मिस्टेक होता, लेकिन यहाँ पे इंटेंशनली उन्होंने रे पे लगाया हुआ है। आना और एन पे भी रात चाहिए था, लेकिन एन वाला उन्होंने हटा दिया। सर और रात औरत 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 औरात औरत। नहीं। नहीं औरत औरत तो होता है, लेकिन ये अगर हम ऊपर इन्होंने जबर ऊपर लगा दिया तो तो वो तो आ की जबर से आवाज दे रा रहा है की साउंड रात। रात थोड़ी आती रात है। आप छठा के तब उधार भी र निकालना। ही रहेगा। तब र भी ही र ही रहेगा ना, रहेगा, रा थोड़ी जबर होएगा। से साउंड थोड़ी चेंज होती है। तो हम्म, ये अजाब है। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स में जबर के साथ कभी साउंड चेंज नहीं होती। आप रे के हम्म ऊपर जबर लगा दो, रे के ऊपर से जबर हटा लो, वो रहेगा र ही। तो फर्क नहीं हाँ पड़ता वहाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अजाब तो ये अब अजाब बनी। अजाब। अजाब होगा ना। जी जी अजाब है। अजाब अजाब का मतलब होता है शायद तो मुश्किल कहते हैं ना, हम मुश्किल खुदा का मुश्किल मुश्किल नहीं होता है। रब का अजाब आना अजाब आ मतलब जाए। है नष्ट हो जाए। मुश्किल जिंदगी अजाब कर रखी है। हाँ सर, अब सचिन अरोड़ा जी, ये वाला बताइए। अच्छा ये उर्स है, और ठीक है, आपने बता ही दिया। और सर। जी अगले वाला प्लीज सचिन जी बताएंगे। बट अगले वाला वर्ड एन के खत्म हो गए हमारे पास वर्ड।
अब घेन के आ गए हैं, घेन के कुछ वर्ड्स अभी आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि घेन में और नॉर्मल वाला जो ग होता है, गाफ होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस से दो अलग अलग वर्ड्स हमको मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हुल, हुल का मतलब होता है नॉइज, और गुल जो कि गाफ से बनेगा, उसका मतलब होता है फ्लावर। नागा, नागा का मतलब होता है एब्सेंट, कि नागा हो गया। कई बार हम वर्ड यूज कर लेते हैं, नागा बहुत कॉमन है नहीं एब्सेंस के प्रोनाउंस लिए। आता। लेकिन गाफ के साथ नागा लिखेंगे, वो नागा का मतलब होगा नागालैंड का जो नेटिव पर्सन रहने वाला, उसको नागा बोलते हैं। तो रेन और गाफ का डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। सर अब इसे ई और एच के साथ इंग्लिश में आई थिंक बताया गया था ना पहले। हाँ हाँ वही है। हाँ? और यहाँ पे जी और ए नहीं मतलब नहीं, वो एच एच है, उसको जी को बड़ा करके अच्छा, बता दिया, बट आप मान के चलो एच लगा हुआ है। ओके ओके सर। मेनली आप देखो, अगर हिंदी में वो नीचे दी डॉट आ जाती है ना ग पे, वो चीज। सचिन अरोड़ा जी, ये बताइए। गार। हाँ जी, गार। गार गार, गार। गार, किसी चीज पे गार गिरना। और अपना सुखविंदर जी ने नहीं बताया शायद, म्यूट हो गए हैं। हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। गारत। 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 बेला अरोड़ा जी, बेला जी आपका शायद रह गया था बीच में। हाँ जी ये सर। वाला, हाँ ये वाला बताइए। गबन। गबन, जी, गबन। पूजा जी। हाँ, पूजा जी के बाद नेहा अरोड़ा जी। गुबार। हाँ जी, गुबार। गुबार जी। गुबार। जी। हाँ, नेहा अरोड़ा जी। गुब्बारा। गुब्बारा। तो अब देखो कितनी बड़ी चीज पता लगी, सर गुब्बारा इसमें वर्ड अरबी से आया है। गुब्बारा ह भी है पीछे, ये जो हम गुब्बारा, बड़ी है गुब्बारा। गुब्बारा। हल्की ह की साउंड आ जाती है ना, हाँ, गुब्बारा। गुब्बारा। अच्छा। और वैसे भी आ की साउंड तो यही दे रहा है, छोटी जो है वही आ की साउंड दे रही है, गुब्बारा। गुब्बार। अच्छा, लास्ट में छोटी है जो है, वो आ की साउंड देता है ना, ओके वही। गुब्बारा। बाकी आप इसको गुब्बारे भी पढ़ सकते हो। सर ये मैं गुब्बारे भी बताऊंगी, पढ़, गद्दार आएगा ना, गद्दार। जी, गद्दार। सही है, थैंक यू। जी, तो ये मैं बताऊं। गद्दार और गद्दारी गदर। दोनों अरबी से ही आए हैं। गदर। 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 गदर, धन्यवाद। गदर, गदर भी अरबी गदर। का ही वर्ड है। बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे जो कि यूजुअली यूज होते हैं, बट ओरिजिन देखा जाए तो उनका सबका अरबिक से है। गर्ज है सर। गर्ज। गर्ज। गरज। 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 हाँ, अब गर्ज नहीं है, ये गरज है, क्योंकि हम्म। र के ऊपर जबर है। अब यहाँ जबर का, वीना जी, मतलब बनता है कि आपने एकदम से ही नहीं पढ़ देना, कि मतलब गर्ज नहीं करना इसको। अगर जबर ना होता इसको आप गर्ज पढ़ सकते थे, जैसे अर्ज था ना, अर्ज जी जी। किया है, तो उसमें रे हाँ जी। एकदम से ही रे को बहुत कम टाइम दिया गया, में और जबर जी नहीं था। हम जा पे पहुंच गए। लेकिन जब हम्म। जबर आता है ना, तो उसको पूरा वक्त दे के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे वो गर्ज नहीं पढ़ोगे, आप इसको गरज पढ़ोगे। गरज। हाँ, तो इस जी वजह से यहाँ जबर का ये महत्व बन जाता है। जी। इंदु दुआ जी। प्लीज, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, प्लीज कीजिए, तो बेटर रहेगा। आप पता लगेगा कि आपको भी कितना क्लियरली आप समझ पा रहे हैं वर्ड्स को। सर मैं सर बताऊं। सर मैं गजब। मैं पढ़ूं? सर गजब। 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 गजब।
गजब। गजब, ये किसने बताया गजब? सर इंदु दुआ। जी जी ठीक है इंदू जी, वेल डन। हाँ, अंजना जी, अंजना जी आप बताइए ये वाला। अंजना जी, नहीं तो राठौड़ जी हैं, राठौड़ जी आप बताइए। अरे ये घीर लिखा है। हाँ, घीर। गैर 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 खैर। गैर, गैर खैर। और घीर दोनों हो सकता है। हाँ। ये शायद हाँ गैर है। गैर का मतलब होता है पराया। सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। गैरत। गैरत लिखा है सर। हाँ हाँ गैरत। जी, वही गैर के नीचे आगे ते लगा दिया। हाँ, अब कौन रह गया? हम बताएंगे। जिसने अभी तक नहीं बताया प्लीज वो बताए। हम बताएं। जी, जिसने अभी तक एक भी वर्ड नहीं बताया। अंजना जी आपने बता दिया? नहीं सर। हाँ बताइए। गिल सॉरी नहीं पढ़ पा रही। गैन है, ग की साउंड आ रही है। जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ऊपर की तरफ एक डॉट किसका होता है? ना का। हाँ जी, ना ना। ना का। और लास्ट में क्या आ रहा है? ए। हाँ, ही। ई। क्या गुना। बनेगा? गनी, गनी। 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 गुना का तो ऊ का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ है ही नहीं। ओके। हाँ, तो ग न ई, गनी। 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 ठीक है। और कौन रह गया जिसने अभी तक नहीं बोला है? रीनू जी आपका हो गया? तो नीलू जी। हाँ जी सर मैं बताऊं। जी जी बताइए। सर गुर। हाँ जी, गुर। गुर। जी, घोर। हाँ इसको। गौर। हाँ गौर, गौर गौर वर्ड होगा नहीं। गौर ना। है गौर। गौर गुर, होगा गुर गौर। सर। वर्ड नहीं बनेगा, गौर वर्ड बनेगा। गौर होगा गौर। जी, अच्छा। गौर गौर है। फरमाइए, गौर से देखिए। तो ये गौर। सेल्फ इम्प्लाइड हो गया सर। हाँ सर हाँ। इसमें वही चीज हो गई जो हाँ पहले वाले में आया था ना कि सर उसके फिर ऊपर गौरव की स्पेलिंग चेंज होगी सर। नहीं नहीं, गौरव नहीं है ना, वो गौरव है, वो सर तो इसके आगे गाफ से ही रह के आएगा। आगे वाव लगा देंगे तो गौरव हो जाएगा ना सर, डबल ओ नहीं वाला। नहीं, वो गौर है। गौर में ग के बाद ह आ रहा है हल्का सा। गौरव में नहीं आता, गौरव में गाफ के साथ ही आएगा। गाफ के बाद वाव आएगा। अच्छा वो अच्छा ठीक है वो ठीक हाँ तो है। ग बोला। है ना, और ये ग ग है है, ग। वो ग है, ये ये ग। ये बिंदी वाला ये ग ग है। है, वो ग है। अच्छा ये दूसरे वाला है। ये बिंदी वाला है। जी। सर गुर। मैं स्ट्रेस पढ़ूं? स्ट्रेस देना है मैं इसमें। पढ़ूं सर? हाँ जी, हाँ जी पढ़िए। सर गुर्बत। 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 जी। अब ये बड़ा कॉमन वर्ड है और ये अरबी का वर्ड है। बताओ। अच्छा गरीब। 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 गरीब और गरीबी, ये भी अरबिक लैंग्वेज के साथ ही आई है। तो पहले गरीब को क्या बोला जाता होगा? आपको पता है जो, गरीब ही बोलेंगे। नहीं जब अरबी से मतलब अरबिक तो 1000 साल 800 साल पहले ही आई है ना, उससे पहले क्या बोला जाता होगा? टर्किश थी क्या? हम्म। उससे नहीं, जब पहले पता नहीं क्या अरबी था। नहीं थी तो संस्कृत में क्या बोलते हैं गरीब को? वो भिक्षु। दरिद्र, दरिद्र। 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 हाँ देखो, लेकिन दरिद्र को यूज नहीं करता आजकल, लोग गरीब ज्यादा यूज गरीब ही करते बोलते दरिद्र हैं। कैसे हो जाए गरीब? गरीबों को कंगाल बोल सकते हैं, दरिद्र कैसे बोलेंगे? कंगाल। हैं। गरीब दरिद्र। दरिद्र। सर दरिद्र तो बहुत ही गरीब लगता है। हाँ कंगाल भी बोल सकते हैं। कंगाल हो सकता है ना। और जी। प्रेमचंद की कहानियों में जो गरीब होते थे ना वो दरिद्र होते थे एक्चुअल में। ठीक है, अगले वाला वर्ड बताइए। सर मैं गजल। बताऊं? मैं बताऊं हाँ, गजल। हाँ जी। गजल। 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 गजल, नॉट गजल। 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 गजल ये वो गजल। गजल है जो दर्शन सिंह महाराज जी गाया करते थे। गजल। 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 तो वही अब, क्योंकि शेर भी आपका अरेबिक लैंग्वेज का है और गजल भी अरेबिक लैंग्वेज की है।
मतलब वर्ड जो है दोनों। अभी हमारे पास कितने हैं? हाँ, बस 8 वर्ड्स और बचे हैं। सर इससे पहले तो वाला प्लीज बता दीजिए, वो लास्ट वाला सर वर्ड रह गया मेरा। सर हम अरबी लाड पढ़ वाला। रहे हैं कि उर्दू पढ़ रहे हैं? हाँ जी, उर्दू ही पढ़ रहे हैं। हम अरेबिक पढ़ रहे हैं कि उर्दू पढ़ रहे हैं? देखिए मैं आवाज नहीं आ बताता रही हूँ सर। बीना जी। जी सर। होता क्या है, उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स अरबिक लैंग्वेज के हैं, तो जो लोन वर्ड्स होते हैं ना, वो जी किसी भी सर। लैंग्वेज से आ सकते हैं। तो हाँ जी। इंग्लिश में भी बहुत सारे हिंदी के, संस्कृत के, फारसी के लोन वर्ड्स इंग्लिश के अंदर हैं। तो पढ़ हम उर्दू ही रहे हैं। अरबिक हम्म। ओरिजिन के वर्ड्स जो कि उर्दू में आकर के उर्दू के हो चुके हैं, उनके बारे में हम्म। जानकारी ले रहे हैं। जी सर। उनको कहा जाएगा उर्दू लैंग्वेज के ही वर्ड्स। ओरिजिन उनका अरबिक से था। अरबिक हम्म। से माइग्रेट होते हुए कॉमन लैंग्वेज में इंक्लूड हुए। हजारों सालों से आप मान के चलो, 800 सालों से शुरुआत हो गई थी। बीच बीच में जी एड ऑन्स, क्योंकि लैंग्वेज है ना, हर 10-20 साल में, 50 साल में लैंग्वेज चेंज होती है। 800 साल में तो कितनी बारी हुई होगी। कितने स्कॉलर्स जी आए होंगे, कितने नए रूल्स बने होंगे, कितने पुराने रूल्स डिमोलिश हुए होंगे, किस किस तरीके से किताबें लिखी गई होंगी, कितने वर्ड्स इंक्लूड किए गए होंगे, कितनी बारी डिक्शनरी अपडेट की गई होगी। तो जो जी। 1000 साल का हिस्ट्री है उस चीज की। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओरिजिनेट हुए हैं ना, वो ओरिजिन उस वर्ड का उसी लैंग्वेज से रहता है कि आया वहां से था। यहाँ पे हम 1000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा हो गया, लेकिन आया तो वहीं से हम्म। था ना। अब आलू 300 साल पहले पुर्तगाली ब्राजील से लेके आए थे। 300 साल हाँ पहले जी। हिंदुस्तान में आलू नहीं होता था। आज आलू के जी बिना आपका जीवन अधूरा लगता है कि आपने टिक्की भी आलू की खानी है, गोलगप्पे में भी आलू डलेगा, समोसे में भी आलू डलेगा, सब्जी भी आलू की बनेगी। बिना सर आलू रोज के आप आलू, नहीं रह सकते। पराठा भी आलू का बनेगा। हाँ, तो कॉमन हो गया ना। 300 साल पहले नहीं था। मूंगफली नहीं थी आपके 100 साल पहले, 150 साल पहले। आपका 1920 के बाद शायद भुट्टा आया हिंदुस्तान में। मैंने सुना और था। अमेरिकन कौन तो अभी आया है। हाँ, अमेरिकन मत खाइए। 1910 1915 में खेती स्टार्ट हुई थी भुट्टे की। उससे पहले हिंदुस्तान में भुट्टा नहीं होता था। छल्ली भुट्टा ये हम्म। हम नहीं खाते थे। तो ऐसी बहुत हम्म। सारी चीजें हैं, बाद में आती हैं, मतलब आई हैं। तो इसी तरीके से लैंग्वेज भी है, माइग्रेट होती है, आती है, नए नए वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। जी तो सर। है, ये ये सारे वर्ड्स अरबी के यूज होते हैं उर्दू में। तो सर ये ये जैसे हम लोग इधर ये वाले वर्ड्स उर्दू में यहाँ पे लिखते हैं, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये अरब में इसी तरीके से लिखे जा सकते हैं, लिखे जी जी, जाते हैं? इसी तरीके से ही लिखते लिखते हैं वो। अच्छा, वो लोग भी ऐसे ही लिखते हैं? सेम ये स्पेलिंग हम अपडेट हुई है नस्तलिक ना। में लिख रहे हैं ना, वो स्ट्रेट लिखेंगे। हाँ हाँ, बाकी सेम स्पेलिंग ही अपडेट हुई है। स्पेलिंग यही है, बस स्ट्रेट लिखा जाएगा। जी तो जी। जी। इसको क्या बोलेंगे? ग गजल गजल। गैन गैन जे गेन, फिर जे, फिर जे के बाद आपका ला। लाम। गजल। सर नीचे तो ऐसे लग रहा है, अच्छा वो, ओके, देखिए मैं लिख के रेखा, दिखा देता हूँ। गजल। ये आपका गेन आया। हाँ जी। गेन के नीचे यहाँ पे जे आया। जे, हाँ, फिर लाम आ गया। गजल, गजल। अब गजल गेन के ऊपर भी शायद जबर है, यहाँ इसके ऊपर भी जबर है। बट खबर है। जबर हटा भी दो तो ऐसे लिखा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, गजल। ठीक है सिर्फ सर, ये थैंक। डॉट ऊपर रह गया लगता है। ये तो हाँ जी। अजल गजल। हाँ वो, हाँ गजल। हम्म। हम्म। अब बचे हुए 8 वर्ड्स, आप पहले ये बताइए कोई रह गया जिसने अभी तक नहीं बोला है? हाँ सर, रीनू जी रह गई हैं, रीनू। रीनू जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। शायद खुशबू जी ने भी नहीं बोला। हाँ, पूजा जी, पूजा जी आप बोल चुकी हैं। पूजा झाम जी। वैसे वक्त कम रह गया, तो जो लोग बोल रहे हैं प्लीज वही बता दीजिए। पहला अब आशीष जी, ये वाला बताइए। गिजा है सर, गिजा। गिजा। जी। हाँ जी। सर ये अगला बताइए। गुंचा। गुंचा। गुंजा। गुंचा। गुंचा। हाँ।
अगला दुआ 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 दुआ। दुआ दुआ भी वर्ड वहीं दुआ से आया है। दुआ रुआ रुआ रुआब रि- रुआब री 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 है रिया री रिया आया। रिया री आया। रियाब क्या री आया। रियाब री ये आया। आया आया रिया नहीं है, रिया तो फिर यहाँ पे आपका खत्म हो गया ना, रिया। नहीं फिर रिया इसके आया बाद रिया या रियाया। हाँ रिया आया रियाया हाँ, रियायत भी वर्ड वर्ड यहीं से ही आया है। रियायत देते हैं ना हम किसी को, उसमें लास्ट में बस। ते और आ जाएगा बस हाँ, छूट रियाया देना, छूट देना। छूट देना। और रियाया वही वहीं से ही आया, मतलब सेम फैमिली का वर्ड है। सा सा अत साअत साअत। सात अत साअत। साअत। इसको सात नहीं पढ़ेंगे, इसको साअत पढ़ेंगे। सा- जी। अम, हाँ, सर मैं पढ़ूं? आ- अतबार। इतबार सर। इतबार 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 एतबार। एतबार। एतबार एतबार, यस। बार अब यहाँ पे आना चाहिए था आपका जेर। यहाँ जेर मिसिंग है। एतबार हाँ, एतबार। बट बिना जेर पेश के भी अगर आप देखें, तो पढ़ा लेटर्स जा की रहा है। पोजीशन के हिसाब से पढ़ा जाता है, हाँ क्लियर हो जी। जाती है बात। क्योंकि हायर रूल्स के हिसाब से तो शायर। 8 बार होना चाहिए आप शायर बिल्कुल हाँ, सही। शायर रूल्स के हाँ हिसाब से शायर 8 बार हो, लेकिन 8 बार का शायर मतलब नहीं है ना कोई। एतबार का है, और एतबार हमारा सुना हुआ भी है, कॉमन है, तो वो क्लियर बाहर हो भी जाता शायर 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 ये है। शायर हाँ, शायर। अब शायर मेनली तो शायर नहीं है। हम शायर बोल देते हैं, वैसे शायर होता है। शायरी अगला शायर। शायर। नेक्स्ट। शायरी हाँ। शायरी नीचे जेर भी है ना। यहाँ पे शायर। तो सर इर। शायर हुआ है। ई होगा शायर, इर होगा शायर। शायर तो इसमें शायरी में जेर नहीं लगा हुआ। शायरी नेक्स्ट जो है शायरी में हाँ हटा दिया। मर्जी है। मर्जी है। पहले वही शायर। शायर हो गया जो मतलब शायरी एक में करता लगा है, हुआ है, एक में नहीं और लगा शायर। शायरी हुआ। हो गई जो शायरी है नॉर्मल। शायर और शायर शायरी। में भी अगर नीचे जेर नहीं लगाते तब भी पढ़ते शायरी। मतलब इसमें भी लगाना तो है ना शायरी हाँ, में। वो भी देखो, वो आपको आदत डलवा रहे हैं कि कई जगह आपको लिखा कभी नहीं मिलेगा, लगा। कई जगह नहीं मिलेगा, आपको अपना हम्म दिमाग लगा के काम करना है। कंफ्यूज करते हाँ, कंफ्यूज हम्म। नहीं। नहीं नहीं कंफ्यूजन होगी कंफ्यूजन तो तभी नहीं सॉल्यूशन है। मिलेगा। नहीं क्योंकि नहीं वो भी आप अगर यहाँ कंफ्यूज होंगे और उस कंफ्यूजन का हल निकाल लेंगे, तो आगे जाके फिर जीवन में कंफ्यूज नहीं होंगे। सर ये तो रूल के हिसाब से शायर होना चाहिए ना, रूल के हिसाब से तो हाँ, वैसे शायर। शायर ही शायर। होता है, शायर। शायर शायर मतलब एकदम ई नहीं पढ़ रहे, शायर। तो वो शायर हल्की सी ई की साउंड है, शायर। शायर हाँ। अब वो कॉमनली शायर बोल देते हैं, वो य की साउंड है ही नहीं, शायर है। हाँ जी हाँ, तो शायर से वो सर नॉर्मल अब शायर हो गया, अब शायर बोल देते हैं। शायर सर इसका हिंदी इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे शाह अगर हमें हिंदी में लिखना हो तो ये नीचे दिया वो हुआ है इक्विवेलेंट शायद यार, यहाँ पे, हटाना ये सर लो, इसको। हाँ ये लो। हाँ शायर है। शायर शायर, शायरी। शायरी शायरी। ठीक है। तो यह यहाँ पे नहीं है हमारा ई है जो ई है एन और रेन खत्म हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो देख लेते हैं क्या बचा है। फे और काफ बचा है। फे और काफ के बाद शायद काफ और गाफ बचा है, और फिर मीम और लाम बचा है। तो 6 लेटर्स और रहते हैं, और ये छोटे छोटे लेटर्स हैं। तो कोशिश करेंगे अगले 2 हफ्ते में हम ये तीनों मतलब 6 लेटर्स कंप्लीट कर लेंगे, और हमारे लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके 3 और 10, 10 अप्रैल तक हमारे सारे लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले मैंने कहा था कि हम एग्ज़ाम लेंगे 3 तारीख को, बट मैं सोच रहा हूँ कि सारे लेटर्स हो ही जाएं 2 हफ्ते में। तो उससे जो अगला हफ्ता आएगा 17 तारीख, पूरा ही जब सब लेटर्स हो चुके होंगे, तो एग्ज़ाम बनाने में भी आसानी रहेगी, मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कौन से लेटर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। फिर मैं सारे लेटर्स को इंक्लूड करके अच्छे से एग्ज़ाम पेपर बना सकता हूँ। तो फिर हम 17 अप्रैल को सारे लेटर्स के हिसाब से एक मिड टर्म एग्ज़ाम
एक यूनिट टेस्ट टाइप का छोटा सा रख लेंगे, जिससे हमें इतना पता लग जाएगा कि स्टूडेंट को कितना आ गया है। सर थोड़ा सा आपको भी पता होमवर्क लग भी जाएगा इस पे कि एन और एग्जाम गेन किस पे, टाइप का होता है। हाँ एन और गेन के ऊपर थोड़ा सा आप होमवर्क भी दे दीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। एन और ग्रेन की सबसे बढ़िया प्रैक्टिस आपके लिए ये है कि आप जितने भी ये मैंने अभी बताया, पहले तो आप सारे एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा एन और गेन के। उसके अलावा एन से रिलेटेड जितने भी ये मेंशन किए हैं मैंने कि रूल्स, उन रूल्स को हम्म याद रख लीजिएगा। और हम्म हर एक रूल के हिसाब से एग्जाम्पल्स आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में। क्योंकि एक बार लिख लिया जाता है ना कुछ जो पढ़ा हुआ होता है, तो लिखने के बाद वो आपको हमेशा याद रहता है। तो आप ये हाँ जो जी। मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, आप ये पीडीएफ अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा। तो फिलहाल यही है कि आप एन ग्रुप और गेन ग्रुप की प्रैक्टिस करें अगले हफ्ते तक। इसको अच्छे से वो कर लें, क्लियर कर लें। फिर हम हम्म अगले वाले लेटर्स जो हैं वो एन और गेन से तो आसान ही है, सारे के सारे इजीली कंप्लीट कर लेंगे 2 हफ्ते में। फिर एग्जाम की हम्म तैयारी करते हैं। हम्म। ठीक है। इसका पीडीएफ दे देना। हाँ, इसका पीडीएफ अभी बस मैं मीटिंग एंड करके 2 मिनट में पीडीएफ बना करके एन का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा आपको। सर एन और गैन वाकई मुश्किल है, मुश्किल तो है, मैंने बताया ही था, 2 क्लासें हमको लगी इसको काफी खत्म मुश्किल करने है। में। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो देखो अब मैं बताता हूँ। हमने 2 क्लासों में एन और गेन पढ़ लिया, उसके रूल समझ लिए, पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आप कर लोगे। उसके बाद अब हम जितने भी लेटर्स कर रहे हैं, या हम और जो अब हम प्रैक्टिस करेंगे या बुक पढ़ेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे, एन और गेन का यूज तो बीच बीच में आता ही रहेगा, तो वो प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू रहेगी और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी थ्रू आउट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने 2 क्लासों में पढ़ के अब इसको खत्म कर दिया, अब एन और गेन के बारे में बात ही नहीं होगी। होती रहेगी, हमारे पास पूरे 4-6 महीने पड़े हैं, आराम से इसको हम पढ़ते रहेंगे। टाइम टू टाइम चीजें क्लियर और होती जाएंगी। एक बार ये सारे लेटर्स हो जाए ना, फिर हम बुक रीडिंग पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बुक को पढ़ना, बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है, और वहाँ पे फिर ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। रादर देन एक एक वर्ड पढ़ने से बेटर अगर हम पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। हाँ सर, ऐसे भी हो सकता है। अब जैसे आगे के वर्ड्स आप कराएं तो एक सेंटेंस ही पढ़वाएं। अब जैसे छोटे छोटे आप एग्जांपल्स हाँ, मैं देते वही कह रहा हूँ, अभी सारे हैं। लेटर्स हो जाएंगे ना 2 हफ्ते में, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा तीसरे हफ्ते में। 3 हफ्ते के बाद हमने सेंटेंसेस पढ़ने ही शुरू करने हैं, सेंटेंसेस रीडिंग की ही प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे पैराग्राफ रीडिंग, फिर धीरे धीरे प्रिंटेड बुक्स जो होती हैं, ई बुक्स, वो पढ़नी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे अपना। फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम अपना लेवल बढ़ाएंगे डिफिकल्टी का, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ जी सर। जी सर। जी, तो पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ। होमवर्क आपका यही है कि पीडीएफ अच्छे से गो थ्रू कर लो, और पीडीएफ के हिसाब से जो जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं एन और गेन के, वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और फिर जो आप नोट्स बनाओगे अपने बुक के अंदर, उसी की फोटोग्राफ्स क्लिक करके आपने अपने मेंटोर्स को शेयर करनी है एज होमवर्क। सर हमने एन और गैन के सारे लव्स लिखकर अपने मेंटर को शेयर करने, दिस इज द ओनली होमवर्क ना सर? हाँ, मतलब इस तरीके से आप रूल्स भी लिख लीजिएगा कि अगर एन के ऊपर जबर आता है तो अ की साउंड आती है, उसके साथ ये एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप पूरा चार्ट बना सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ जी, ये ठीक है। क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। हाँ जी। हाँ, तो पहले पीडीएफ गो थ्रू कर लेना, फिर उसके बाद आप लिख लेना। जी सर। जी। ठीक है। ठीक है जी एवरीवन, सर। ओके होपफुली सर। आपको एन और गेन क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं जी। भी हुआ, टाइम टू टाइम अभी आगे जाके आने वाली क्लासेस में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।